दोस्तों एक बार जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो सबसे बड़ा जो सवाल होता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के दिमाग में वो ये होता है कि अच्छा एक मेंस का आंसर हम लोग कैसे लिखें। दोस्तों आज स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊंगा और बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आप मेंस का एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको कोई अच्छा आंसर लिखना है तो आपको ये समझना होगा कि वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिरपुर का क्या महत्व है, और इसमें एक जो बैड स्टार्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको पूछ रहा है महत्व और आप में ये बताने में लग गए कि ये पर्टिकुलर सिरपुर है, ये एक पुरातात्विक स्थल है जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से इतने किलोमीटर दूर महासमुंद जिले में स्थित है। ये बैड स्टार्ट है दोस्तों। इसका जो एक बेटर स्टार्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप इसको सब हेडिंग्स में तोड़ दें कि छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में सिरपुर का क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल सिरपुर बहुत सारी डायनेस्टीज की कैपिटल रही है। ग्लोबल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस ये हो सकता है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल थे ह्यून सांग, उनकी जो ट्रैवल बायोग्राफी है CU की, इसमें सिरपुर का वर्णन मिला है। फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टेट है जो कह सकते हैं कि एक डाइवर्स रिलीजियस एक्सपोजर में रहा है। हिंदू हो गया, जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया, ये जो तीनों के तीनों रिलीजन है इनका इन्फ्लुएंस आपको इस जगह पे मिलता है। आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि कौन से वसाटा देवी जी ने कौन से कह सकते हैं कि किले बनाए, ऐसे कौन से किले हैं जो टूरिज्म में हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर फॉर एग्जांपल फरवरी के माह में सिरपुर में प्रायः एक बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसके बाद स्कीम में बता सकते हैं क्या सिरपुर राम वनगमन पथ में इंक्लूडेड है, क्या ये ट्राइबल सर्किट में है, क्या ये बुद्धिस्ट सर्किट में। तो इस प्रकार से अगर कुछ है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कल परसों उसको प्रसाद योजना में इंक्लूड करने की बात होती है तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इररिलेवेंट फैक्ट्स कि सिरपुर कहाँ पे स्थित है जिसका इस क्वेश्चन में कोई भी डिमांड नहीं है, आप इसके इंपॉर्टेंस को बताइए, इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को बताइए, रिलीजियस इंपॉर्टेंस को बताइए, आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस को बताइए, करंट सिनेरियो में इसका क्या इंपॉर्टेंस को बताइए, और क्या कोई फ्लैश स्कीम के अंतर्गत ये पर्टिकुलर जगह आई है तो आप इसको बताइए। तो ये है दोस्तों पहला पॉइंट, टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा है कि बी टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ, तो इसमें जो एक बैड स्टार्ट हो सकता है जो यूजुअली खासकर हिंदी मीडियम वाले करते हैं, जो मैं देखा हूँ बार बार, कि ये है कि वो बहुत ज़्यादा भाषणबाजी और एकदम भावुक करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर को। फॉर एग्जाम्पल 1857 की धधकती ज्वाला से ब्रिटिश राज भी नहीं बच पाया, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये तो एक दो लाइन आपका वेस्ट हो गया। इससे अच्छा आप क्या कर सकते थे कि डायरेक्टली टू द पॉइंट आ सकते थे कि द रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये डायरेक्टली क्राउन क्वीन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया। मिलिट्री में बता सकते हैं किस प्रकार से जो इंग्लिश सोल्जर थे उनके प्रोपोर्शन बढ़ा दिए गए थे, और किस प्रकार से इनके जो रेजिमेंट्स हैं उनको आप कास्ट और रीजन के बेसिस में डिवाइड करने लग गए थे, और मार्शल्स और नॉन मार्शल्स में डिवीजन हो गया। पॉलिसी में बता सकते हैं कि भाई ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया कि देखो ये रिलीजन जो होता है और जो ट्रेडिशनल राइट्स होते हैं किंग्स के, इनको वापस दे दो। अब हम लोग बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के रिलीजियस या फिर ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ इंडियंस में हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। सोशल बता सकते हैं क्या डिफरेंस आया। एजुकेशन बता सकते हैं कि इसके बाद बहुत ज़्यादा मेगा कॉलेजेस खुले, मैकोले का डिक्लेरेशन हो गया, क्यूंस का प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया इलाहाबाद में। इस प्रकार की चीज़ें आप बता सकते हैं। तो टू द पॉइंट रहना है, कुछ ज़्यादा समा नहीं बांधना है, कुछ बहुत ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करना है। आप जीएस के आंसर लिख रहे हैं, आप कोई बुक नहीं लिख रहे हैं, आप कोई कह सकते हैं सनसनीखेज आंसर नहीं लिख रहे हैं। आपको कुल मिला के टू द पॉइंट जो पूछ रहा है उसको आंसर देना है। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं दोस्तों, बी सिस्टमैटिक। बी सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि काफ़ी उसमें पैराग्राफ्स में हर एक लाइन में पॉइंट आपको डिवाइड करना पड़ता है। वही अगर आप हरिराम पटेल पढ़ेंगे या गीतेश कुमार अमरोहित पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इट इज़ वेरी ईजी इस प्रकार के बुक्स को पढ़ने के लिए। कैसे हैं, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है नेम्ड ए, बी मेरा पार्टी फ्रेंड है, सी मेरा कजिन है और डी मेरा स्पेशल फ्रेंड है, और इस प्रकार से मैंने लाइन में इसको रिप्रेजेंट किया। इससे एक बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता था कि हियर आर द डिटेल्स ऑफ माय क्लोज वंस, ए बेस्ट फ्रेंड, बी पार्टी फ्रेंड, सी कजिन, डी स्पेशल फ्रेंड। और दोस्तों ऑलमोस्ट जो एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग है जिसमें मुझे लगा है कि काफ़ी अच्छा सिस्टमैटिक लुक आता है, दैट इज कि वन लाइन वन पॉइंट। एक जो लाइन है उसमें अगर एक पॉइंट आ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी सिमेट्री आ जाती है। तो बी सिस्टमैटिक,
इररिलेवेंट पैराग्राफ्स में लिखने से अच्छा है कि आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो आपका आंसर ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। इसका जो वर्किंग एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन में जो रेड में लिखा हुआ है वो थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, और जो ग्रीन में लिखा हुआ है इसमें डायरेक्ट एक ही बार में आपको पढ़ने रटने सब में आसानी हो जाती है। उसके बाद ये वाले एलिमेंट्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अंडरलाइन कर दीजिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, प्रोबेबली द सिंपलेस्ट टूल है। मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मैं सेम कंटेंट लिखता हूँ बिना अंडरलाइन किए तो लगभग मुझे 5 नंबर कम मिलते हैं, 5 से 7 नंबर, और एक बार जब मैं अंडरलाइन करके लिखता हूँ तो मुझे लगभग 5 से 7 नंबर का फायदा होता है। मोस्ट ऑफ द लोग को लगता है कि कंटेंट इज एवरीथिंग, बट कंटेंट इज ऑलमोस्ट 80%, लेकिन 20% आपको एक्स्ट्रा खींचना है अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से तो आपको अंडरलाइन तो करना पड़ेगा दोस्त। उसके बाद आप कैपिटल्स में कर सकते हैं। हाँ, हिंदी में तो कैपिटल्स का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन इंग्लिश और मीडियम के हैं तो आप कैपिटल से भी कोई हेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ने से ये होता है कि कहीं ना कहीं वो नीरस हो जाता है आंसर। फॉर एग्जांपल अगर इस स्लाइड को आप देखेंगे तो ये काफ़ी लाइक ओके स्लाइड लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड में पलटूंगा तो आप देखेंगे कि आपको अलग से लगेगा कि हाँ कुछ ग्राफिकल बना हुआ है। तो जो एग्जामिनर होता है उसको दिन भर में 100 कॉपीज चेक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है दोस्तों कि वो टेक्स्ट पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है, तो उसको कुछ ग्राफिकल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये हायरार्की हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है, दूसरा इस प्रकार का पाई चार्ट हो सकता है, तीसरा टेबल हो सकता है, चौथा जिस प्रकार से मैप हो गया है, मैप के साथ साथ मैंने सिस्टमैटिकली उसको डिवाइड करने की कोशिश की है। इसके बाद इस प्रकार के कुछ सर्कल्स हो सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपको यूज़ करनी है दोस्तों। तो आप कुल मिला के इन ग्राफिकल एलिमेंट को यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक मनहूस सा जो टेक्स्ट होता है उससे आपको ब्रेक होने में फ़ायदा होता है, और कहीं ना कहीं अटेंशन जाता है एग्जामिनर की, हाँ ये कॉपी अच्छी दिख रही है, तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली होता है दोस्तों। उसके बाद करंट अफेयर यूज़ करिए। मान लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 के सेशन में क्या हुआ था ऐसा पूछ रहा है और बहुत बड़ा आंसर है, तो उसमें आप करंट अफेयर से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि रिसेंटली इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 2023 का सेशन था वो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है, क्योंकि ये न्यूज़ में छाया हुआ है दोस्तों। अगर ये पॉइंट पड़ गया ना दोस्तों तो अचानक से एक एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि लड़के ने हिस्ट्री जैसे स्टैटिक पोर्शन में करंट अफेयर यूज कर दिया, वो भी छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक करंट अफेयर यूज कर दिया, तो इससे काफी फायदा होता है। तो कभी भी करंट अफेयर यूज करने में मत शर्माइए, आप स्टैटिक पोर्शन को डील करिए, लेकिन अगर उस स्टैटिक पोर्शन से संबंधित कोई आपके पास करंट अफेयर है तो उसको जरूर यूज करिए। होपफुली लॉजिकली अगर इसको प्लेस करना है तो फर्स्ट लाइन में प्लेस कर दीजिए या फिर लास्ट लाइन में प्लेस कर दीजिए। फर्स्ट लाइन में इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है आंसर का, लास्ट लाइन में इसलिए क्योंकि इसके बाद जस्ट को नंबर देना होता है, तो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर देख के वो आधा नंबर तुरंत बढ़ा सकता है। ऐसा आधा नंबर आपका अगर आपको हर पेपर में 5 क्वेश्चन में मिल गया तो आपको लगभग 2.5 क्वेश्चन का फायदा हो जाएगा, और ऐसे आधे क्वेश्चन लगभग अगर आपको कह सकते हैं कि 7 पेपर में मिल गए तो आपको 15 से 20 नंबर का फायदा हो जाएगा दोस्तों। और 15 से 20 नंबर उस साल सिलेक्शन लेना नहीं लेने का बीच का डिफरेंस होता है, डिप्टी कलेक्टर और एक नायब तहसीलदार के बीच का भी डिफरेंस हो सकता है। तो बी वेरी स्मार्ट इन यूजिंग करंट अफेयर्स। इसके बाद दोस्तों स्पेस मैनेज करना है। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी आता है वहाँ पे आप मैप ग्राफ को छोटा करके लिख सकते हैं राइट साइड में। जहाँ पे आपको मान लीजिए आपको कंटेंट कम आता है वहाँ पे आप मैप और ग्राफ को बड़ा कर सकते हैं और अपना जो लिखने वाला पोर्शन है उसको कम कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा जूम इन जूम आउट का करना है। अगर आपके पास लिखने का पोर्शन ज़्यादा है, आपको कंटेंट आता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और उसमें मैप या ग्राफ बनाना है तो साइड में छोटा सा बनाओ। अगर उसमें कंटेंट नहीं आता है तो ग्राफ और मैप को बड़ा कर दो ताकि आपको उस स्पेस में कम लिखना पड़े और आपका आंसर भरा भरा दिखे। तो आपको स्पेस भी मैनेज करना है। उसके बाद दोस्तों टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में सीख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पैनिक सिचुएशन होगा, अगर आप वहाँ पे घबराएंगे, टाइम कम बचेगा, तो आपको नील सर की बातें याद नहीं आने वाली है कि ये करो या वो करो। उस टाइम आप वही करेंगे जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका अवचेतन मस्तिष्क कहता है। आपको कुल मिला के ये करना है दोस्तों, आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है ये सब एलिमेंट्स जो इसके स्लाइड्स के पहले मैंने आपको जो बताया है कि वहाँ पे प्रेशर सिचुएशन में, टाइम प्रेशर वाली सिचुएशन में, कंटेंट प्रेशर वाली सिचुएशन में, लो कॉन्फिडेंस की सिचुएशन में भी ये एलिमेंट आपके अंदर से आए और आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, ज़्यादा सोचना ना पड़े कि किस प्रकार से मैं आंसर लिखूं। ये तभी हो सकता है जब आप टेस्ट सीरीज में compete करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो टाइम मैनेजमेंट है दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। और टाइम मैनेजमेंट है दोस्तों वो आप कभी भी 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिख के नहीं सीख सकते, आपको पूरा फुल लेंथ पेपर लिखना पड़ेगा।
तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आपको टेस्ट सीरीज में डेफिनेटली परफॉर्म करना होगा। और मैं बता दूं कि जो आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हो वही आप मेंस में करके आओगे। ऐसा कुछ भी स्पेशल देवी नहीं चढ़ जाएगी आपको कि वहां पे जाके आप पन्नों में आग लगा दोगे, 1.25 घंटों में ही 3 घंटे का पेपर खत्म कर लोगे। अगर आपका पेपर 3.25 साढ़े 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है टेस्ट सीरीज में, तो मेरी बात मान के चलिए, गांठ बांध के चल लीजिए कि वहां पे भी आपका कम से कम 20 से 30 नंबर का नुकसान होगा। तो आपको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ दोस्तों बिल्कुल भी नहीं शर्माना है नए आइडियाज़ लेने के लिए। नए आइडियाज़ लेने के लिए ऐसा है कि अगर मैं आपको 100 चीज़ें बता रहा हूँ तो उसमें हार्डली 3 से 4 चीज़ें मैंने खुद से सोची है। बाकी जो 95-96% आइडियाज़ हैं वो कहीं और से मैंने लिए हैं, किसी और टॉपर से लिए हैं, टेस्ट सीरीज़ की कॉपी से लिए हैं, कोई यूपीएससी के कोई आंसर कॉपी से लिए हैं। तो प्लीज़ आइडियाज़ बोरो करते रहिए। और इंटरनेट के ज़माने में सीजीपीएससी टॉपर्स के कॉपी और यूपीएससी टॉपर्स के कॉपी सिर्फ एक गूगल सर्च दूर है। तो प्लीज़ अपना टाइम लगा के जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो इनके आंसर कॉपीज को स्टडी करने का कोशिश करिए। और हमेशा ये कंपैरिजन करिए कि अगर आप इस पर्टिकुलर आंसर को लिखते तो किस प्रकार से लिखते। तो प्लीज़ जितने भी आइडियाज़ हैं सबको बोरो करते रहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है दोस्तों वो तभी आती है जब आप बहुत सारे क्रिएटिव लोगों के वर्क्स को देखते हैं। तो इनका एक यूनिक मिक्सचर होगा और उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग लिख के आएगी। तो कभी भी टेस्ट सीरीज में टॉपर्स की कॉपी देखने में या फिर प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स के कॉपी देखने में बिल्कुल ना शर्माएं। फाइनली दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग इट्स एन आर्ट। इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है लेफ्ट टाइप की ड्राइंग मिले, शाउट आउट टू ऑल द नारुतो फैंस। तो ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट साइड टाइप की ड्राइंग बने। मैं हर बार हंसता हूँ इस ड्राइंग को देख के, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो राइट वाले स्टेज में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आर्ट है, देर आर नो लिमिट्स, और यू विल बी सरप्राइज्ड by seeing your own progress if you just show up in every test series, working hard every week and writing that answers in those 3 hours for the next 4 months. ठीक है, हिंदी अनुवाद बता देता हूँ, इंग्लिश बहुत लंबी होगी, कि ये है कि 4 महीने तक हर हफ्ते अगर आप 3-3 घंटे लिखोगे तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि आप में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो मेंस इज एन आर्ट, एंड आर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। ये किसी भी प्रवचन से, कोई भी गोली खा लेने से, कोई भी माला धारण करने से नहीं आएगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। ठीक है, वो कहते हैं ना, खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं दिखता है। बस वही फंडा है कि जितना भी आंसर कॉपी देख लो, कुछ भी देख लो, जब तक खुद तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उस 3 घंटे के प्रेशर वाली सिचुएशन में, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये दोस्तों ओवरऑल क्रक्स है कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर इन सीजीपीएससी। इसके अलावा और कुछ आपको सीखना है तो ये पर्टिकुलर मेरी प्लेलिस्ट है। अगर आप यूट्यूब में जाके सर्च मारेंगे स्टडी IQ नीर, तो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो या प्लेलिस्ट आ जाएगा। तो इसमें लगभग 25-26 घंटे के कंटेंट है, जिसमें मैंने हर पेपर के हर पार्ट को डील किया है। इसके बाद अगर आप कुछ डायनामिक चीज़ें हैं या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ हल्की फुल्की बातें उसके लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल है मेरा CGPSC बाय नीर, इसको सर्च मार लीजिए, या फिर इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी मेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे आने वाले 3 से 4 महीने में, आपको नोटिफाई तुरंत हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी ऑन सोशल मीडिया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्कीम बता दी है, आपके ऊपर है। बहुत ही सिंपल एलिमेंट्स है। मेंस मेरे ख्याल से सबसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा फिजिकल मेहनत और सबसे ज़्यादा रिटर्न वाला पोर्शन है। प्रीलिम्स हार्डेस्ट था। अगर आपका क्लियर हो रहा है तो ये बात मान के चलिए कि प्रीलिम्स बार बार लोगों का क्लियर नहीं होता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनका 3 साल पहले 7 बार लगातार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, और अब पिछले 3 साल से नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से CGPSC का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो मेक श्योर कि ये आपका आखिरी मेंस है एंड लग जाइए। सिंपल टिप्स है, गूगल है, इंटरनेट है, गाइडेंस है, मेंटरशिप है। एक ही चीज़ की कमी है, वो है आपकी मेहनत। मेहनत करिए, आंसर्स लिखिए,
आंसर कॉपी जो मिलेगी कोचिंग से उसको टेलीग्राम चैनल में डाल देना, मेरा मन होगा तो मैं उसको रिव्यू कर दूंगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ हम लोग देखेंगे कौन से एलिमेंट्स कैसे वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक ही चीज़ की कमी है इस पूरे पजल का, जो लास्ट मिसिंग पीस है, दैट इज़ योर मेहनत। अपनी मेहनत दे दो, सिलेक्शन ले लो, आप खुश, और मेरे एफर्ट से आपका सिलेक्शन हो गया तो मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई, मैं खुश। ठीक है, तो लग जाओ, ये सिंपल टिप्स इनको फॉलो करो और धीरे धीरे 4 महीने में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।